जो लोग इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रेवेन्यू, आप लोग को एक ऑलरेडी बेसिक बुक मैंने प्रोवाइड किया है। ये जो पीडीएफ है उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वर्जन इसका क्या है ज़्यादा है। वो बुक तो आपको ऑलरेडी मैंने दे दिया है। आपको ये पीडीएफ, अच्छा ये जो पीडीएफ मिलेगा चैप्टर वाइज मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको ग्रुप्स में प्रोवाइड कर दूंगा और अपना टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, ठीक है। जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं उनका लिंक रहेगा भाई, कमेंट बॉक्स में देखना, लिंक मिलेगा, लिंक से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आज चैप्टर का नाम क्या है? रेवेन्यू। ये चैप्टर एक्चुअली बेसिक है, किसका? मार्केट चैप्टर का, है ना। अगर आप ये चैप्टर नहीं समझोगे तो मार्केट चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस चैप्टर, अच्छा इस चैप्टर का औकात सिर्फ एक क्लास का है, एक क्लास में खत्म है चैप्टर, इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। लेकिन जो मार्केट चैप्टर है, जैसे आप परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे तो मिनिमम 2 क्लास, अगर बहुत लंबा टाना तो 1.5 घंटे करके, मैक्स टू मैक्स 3 क्लास। मोनोपोली 1 क्लास का औकात है, मोनोपोलिस्टिक भी 1 क्लास, तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा फाउंडेशन लेवल में चाहोगे तो ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है, तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़्यादा मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक ये सब कम है। अगर मैं इस वर्ड का मतलब समझाऊं कि सर इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस रेवेन्यू वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। नॉर्मली जब मैं सेल करता हूँ, सेल करके जो मुझे रिसीव हुआ उसी को बोलते हैं रेवेन्यू। मान लो मेरे पास 100 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और एक स्टूडेंट से मान लो मैंने 3,000 रुपये का फीस लिया। 100 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया पूरे मंथ में, और एक स्टूडेंट से मैंने कितना रिसीव किया? 3,000 रुपया करके रिसीव किया। तो पूरे मंथ में मेरा टोटल फीस का कलेक्शन कितना है? कितना है? 3 लाख। यही 3 लाख को अपने बोलेंगे रेवेन्यू। तो रेवेन्यू मतलब होता है सेल ऑफ रिसीट, कि जो सेल करके आपको रिसीव हुआ, जो भी मैंने सेल किया और जो मुझे रिसीव हुआ, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। आप लोगों से जो मैंने फीस लिया ना, वो मेरी इनकम नहीं है, वो मेरी रेवेन्यू है। एक्चुअल में ना रेवेन्यू को लोग इनकम बोल देते हैं, बट एक्चुअल में वो टोटल इनकम है। वो कौन सी टोटल इनकम है? जिसमें ऑलरेडी कहीं ना कहीं कॉस्ट क्या है? इंक्लूडेड है, जुड़ा हुआ है। आया वो सामने? मैं जो 3,000 रुपये आपसे रिसीव कर रहा हूँ, सॉरी ये जो मैंने 3 लाख रुपया रिसीव किया, क्या इसमें से मुझे रेंट नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। क्या इसमें मुझे स्टाफ की सैलरी नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। आराम से। तो जो भी फीस आ रही है उसमें से रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना है, स्टाफ को सैलरी देना है, बुक्स का पेमेंट करना है ना। वो सब खर्चा माइनस करने के बाद अब जो बचेगा दैट इज कॉल्ड माई प्रॉफिट, और उसी प्रॉफिट को लोग क्या बोल देते हैं? इनकम, है ना। तो रेवेन्यू क्या है? बेसिकली जो सेल करके मिलता है उसी को बोलते हैं रेवेन्यू। इसको सिंपल बोलते हैं सेल ऑफ रिसीट। सेल करके जो रिसीव कर रहे हो, जो अमाउंट आपने रिसीव किया, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, ठीक है। देखो द टर्म रेवेन्यू रिफर्स टू द इनकम दैट फर्म अर्न। इनकम क्यों बोल दिया? बिकॉज 3 लाख में मेरा इनकम छुपा है कि नहीं छुपा है, दैट इज कॉल्ड इनकम, इसलिए यहाँ पे इनकम वर्ड यूज किया जा रहा है। क्योंकि पता है इकोनॉमिक्स ना बहुत ब्रॉडर टर्म्स में समझता है। जैसे अकाउंट्स, दिक्कत क्या है ना, हम लोग इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स साथ में पढ़ते हैं। अकाउंट्स क्या बोलता है कि भैया जो कमाए हो इसमें से एक्सपेंसेस पहले क्या करो? माइनस करो, अब जो बच जाएगा वो आपका क्या है? प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड योर इनकम। बट इकोनॉमिक्स ना थोड़ा ब्रॉडर ब्रॉडर थिंक में सोचता है। इकोनॉमिक्स बोलता है सुनो, आपने जो 3 लाख रुपया कमाया है, ठीक है, मानता हूं ये आपकी इनकम नहीं है, बट जब आप स्टाफ को पेमेंट करोगे आउट ऑफ 3 लाख, अरे 3 लाख में से मान लो मैंने 1 लाख रुपया स्टाफ को दिया, तो क्या स्टाफ की इनकम हुई कि नहीं हुई? मैंने मान लो 50,000 रुपया का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है सीएससी, उसकी इनकम हुई कि नहीं हुई? इसीलिए वर्ड क्या बोलते हैं यहाँ पे? इनकम। क्योंकि इकोनॉमिक्स ब्रॉडर टर्म से सुनता है कि जो भी आपने सेल किया, सेल करके जो मिल रहा है उसमें आपकी भी इनकम है, और आपसे जो लोग डायरेक्टली, मेरे से डायरेक्टली कौन कौन जुड़ा है? मेरा स्टाफ। अब मेरे से इनडायरेक्टली कौन कौन जुड़ा है? मेरा लैंड ओनर, मेरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर, ये सब मेरे से क्या है? इनडायरेक्टली जुड़े, बिकॉज ये भी तो सर्विस दे रहे हैं। आज अगर ये कल को वाईफाई नहीं, कल को वाईफाई मेरा काम नहीं करता, क्लास नहीं हो पाता। कल को इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, मेरा क्लास नहीं हो पाएगा, है ना। तो कुछ लोग मेरे से डायरेक्टली जुड़े और कुछ लोग मेरे से इनडायरेक्टली जुड़े। तो इस 3 लाख भाई मैं जो कमाऊंगा उसी में से सबको पेमेंट करूंगा, तो इसमें मेरी भी इनकम छुपी है।
और उन सब की भी इनकम छुपी है जो मेरे से डायरेक्टली जुड़े हैं और इनडायरेक्टली जुड़े। इसलिए रेवेन्यू का ब्रॉडर टर्म्स में नाम क्या है? इनकम। भैया बेच करके जो मेरी इनकम हुई, बोलो ना, बेच करके जो मेरी इनकम हुई, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है, तो बिल्कुल भी अकाउंट्स का ज्ञान यहां मत लगा देना कि सर आपने तो 3 लाख रुपए रिसीव जो किया है, क्या ये आपकी इनकम है? नहीं बाबू, ये मेरी इनकम नहीं है। बट हाँ, ये मेरी इनकम नहीं है, बट मेरी इनकम इसमें छुपी हुई है। और साथ ही साथ जो लोग मेरे से डायरेक्टली जुड़े हैं और इनडायरेक्टली जुड़े, उन सबकी इनकम है। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू मीन्स इनकम। आप कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि रेवेन्यू कैसे आपका इनकम हुआ, तो बोलना सर आपकी भी इनकम है और आपसे जो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े, उन सबकी इनकम है। तो डेफिनेशन देख लो, द टर्म रेवेन्यू रिफर्स टू द इनकम दैट फर्म अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी आपने बेचा, बेच करके, जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज बेच करके कमाया है, दैट इज योर रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू एक पीरियड ऑफ टाइम का होता है। हर मंथ का सेल होता है ना, ये जनवरी मंथ का सेल क्या है, फरवरी मंथ का सेल क्या है, मार्च मंथ का सेल क्या है। तो हर एक मंथ का रेवेन्यू अलग अलग होता है, या पूरे साल भर का आपका क्या सेल है। ठीक है, तो मान लेते हैं सेमेस्टर 1 में मेरे पास 100 स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट से मैंने 3,000 रुपया करके लिया, तो पूरे सेमेस्टर 1 से मेरा रेवेन्यू कितना आया? 3 लाख रुपया। और यही 3 लाख रुपया को अपने बोलेंगे सेल ऑफ रिसीट। क्या बोलेंगे? सेल ऑफ रिसीट। क्लियर हुआ? ओके। अब देखना, रेवेन्यू निकालने का तरीका क्या था। प्राइस कितना था मेरा सेमेस्टर का? 3,000। और कितने स्टूडेंट ने इनरोल्ड किया था? तो क्वांटिटी कितना था? 100 स्टूडेंट। तो रेवेन्यू कितना निकला? 3 लाख रुपया। बोलो, कोई डाउट? ठीक है, अब ये डेफिनेशन देख लो, यही सब जो मैंने पढ़ाया यही सब यहाँ पे लिखा हुआ। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, अगर मैं इस रेवेन्यू की बात करूं, तो रेवेन्यू 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके टोटल रेवेन्यू, है ना, और एक होता है आपका एवरेज रेवेन्यू, और एक होता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? टोटल आउटपुट सेल करके आपका टोटल रिसीव कितना है। मान लेते हैं मेरे पास सेमेस्टर 1 में 100 स्टूडेंट है, सेमेस्टर 2 में मान लेते हैं 200 स्टूडेंट है, और सेमेस्टर 3 में मान लेते हैं 300 स्टूडेंट है ना। तो सेमेस्टर 1 में कितने थे? 100। सेमेस्टर 2 में कितने थे? 200। टोटल कितने हो गए? 300। और सेमेस्टर 3 में कितने थे? 300। टोटल कितने हो गए? 600। 600 हो गए, है ना। ये मेरा टोटल आउटपुट है, आया बस सामने। और एक स्टूडेंट से मैं फीस कितना ले रहा हूँ? 3,000 रुपया ले रहा हूँ, है ना। तो 600 × 3,000, 600 × 3,000 कितना आ रहा है? 18 लाख ना। अरे 600 × 3,000 कितना हो रहा है? 18 लाख। यही 18 लाख रुपया मेरा क्या है? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। अच्छा, समझ गया। तो टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है? टोटल क्वांटिटी सेल करके जो आपने टोटल इनकम रिसीव किया, दैट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। अच्छा, मैं इनकम वर्ड बोल रहा हूं तो अकाउंटेंसी वाला ज्ञान मत लगाना, सर कैसे आपका इनकम हुआ, उसमें खर्चा भी तो है। अरे भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनकम का मतलब मेरी भी इनकम और जो लोग मेरे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हैं उनकी इनकम। बिकॉज अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट अलग है और इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है क्या है? अलग है। दोनों का कॉन्सेप्ट, दोनों का जो व्यूज है वो क्या है? अलग अलग। दोनों का व्यू अलग अलग है, ठीक है ना। तो टोटल इनकम मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय द फर्म बाय द सेल ऑफ इट्स इंटायर आउटपुट। मेरे पास टोटल कितने स्टूडेंट थे बाबू? 600। टोटल स्टूडेंट कितने थे? 600। और इस टोटल 600 से कितना पैसा मैंने रिसीव किया? देखो भैया, 600 स्टूडेंट थे और एक स्टूडेंट से मेरा 3,000 आ रहा था, तो टोटल मैंने कितना रिसीव किया? 18 लाख रिसीव किया। इसी 18 लाख को अपने क्या बोलेंगे? टोटल रेवेन्यू। तो फॉर्मूला क्या हो गया? ये था क्वांटिटी और ये क्या था? प्राइस। तो फॉर्मूला क्या हो गया टोटल रेवेन्यू का? क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्लियर है? ओके, फॉर्मूला देख लीजिए, क्वांटिटी इनटू प्राइस। समझ में आया? प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस कितना था? 3,000। क्वांटिटी कितना था? 600। कितना आया टोटल रेवेन्यू? अच्छा, भगवान करे इतना हो जाए। तुम लोग मेरा खुशी नहीं देखा जा रहा है, 1 0 ज्यादा है। जिंदगी भर आप भिखारी रहिए, ठीक है, कोई बात नहीं।
अभी ठीक है। चलो एवरेज रेवेन्यू की बात करूं। एवरेज रेवेन्यू की बात करूं, एवरेज का मतलब क्या है, एक यूनिट बेचकर कितना मिला। एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज का मतलब क्या होता है, पर यूनिट। तो पर यूनिट मतलब एक यूनिट बेच करके कितना आया। या अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो एक स्टूडेंट से मैंने कितना कमाया। आप मुझे बताओ ना, मैं एक स्टूडेंट से कितना कमा रहा था, 3,000। दैट इज कॉल्ड माई एवरेज रेवेन्यू। दैट इज कॉल्ड माई एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या एवरेज रेवेन्यू का, देखो सिंपल सा, देखो ना, मेरे पास कितने स्टूडेंट थे, 600। 600 स्टूडेंट, 600 स्टूडेंट से मैंने कितना कमाया बाबू, 18 लाख। 600 स्टूडेंट से कितना कमाया, 18 लाख। तो मैं एक स्टूडेंट से कितना कमाऊंगा, 18 लाख डिवाइडेड बाई 600 कितना आएगा, 3,000। सॉरी, फिर एक जीरो ज्यादा हो रहा था, फिर कितना हो गया, 3,000। कितना, 3,000। इसी 3,000 को अपने क्या बोलेंगे, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब एक यूनिट से, एक क्वांटिटी से आपने कितना कमाया। या मेरे लिए तो यूनिट या क्वांटिटी क्या है, आप ही लोग स्टूडेंट हैं, तो एक यूनिट बोल दो या एक क्वांटिटी बोल दो, या मेरे अकॉर्डिंग एक बच्चे से आपने कितना पैसा रिसीव किया, कितना कमाया, दैट इज कॉल्ड माई एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, फॉर्मूला देख लीजिए, एवरेज रेवेन्यू, मैं इसको तो हटा देता हूँ, फॉर्मूला देख लीजिए इसका। एवरेज रेवेन्यू मींस रेवेन्यू अर्नड बाय पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, कि एक यूनिट बेच करके, एक यूनिट बेच करके आपने कितना पैसा पाया, कितना पैसा आपने कमाया, कितना इनकम आपने कमाया एक यूनिट को बेच करके, दैट इज कॉल्ड योर एवरेज रेवेन्यू। फॉर्मूला क्या था, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, याद है। अभी तो ये वाला फॉर्मूला पुट किया था मैंने, टोटल पैसा कितना कमाया था, 18 लाख, और कितने स्टूडेंट थे मेरे पास, 600, तो पर हेड कितना आ रहा था, 3,000। दैट इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। क्लियर हो रहा है ना। ओके, बहुत इजी चैप्टर है। अब इसे मेरा एग्जांपल ले लो, टाटा मोटर ने 5 लाख रुपया कमाया 10 कार बेचकर। 5 लाख रुपया कमाया 10 कार बेचकर, तो भैया एक एक कार के बदले कितना आएगा, सिंपल सी बात है, 10 कार बेच के आप 5 लाख कमा रहे हो, तो एक कार के बदले कितना आएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा, 50,000। और यही 50,000 मेरा क्या हो गया है, एवरेज रेवेन्यू। और ये 5 लाख क्या था मेरा टोटल रेवेन्यू, और 10 मेरा क्या था, क्वांटिटी। तो फार्मूला क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। ठीक है, तो एक बार मैं फटाफट रिवाइज कर दूं, रेवेन्यू का मतलब जो यूनिट मैं सेल कर रहा हूँ, वो सेल करके जो मुझे मिल रहा है, जो मुझे अर्न हो रहा है, तो वो अर्निंग अमाउंट, वो रिसीव्ड अमाउंट मेरा क्या है, रेवेन्यू। कितने टाइप के रेवेन्यू होते हैं, 3 टाइप के, टोटल, एवरेज, मार्जिनल। टोटल का मतलब क्या है, टोटल क्वांटिटी बेच करके आपने टोटल कितना रिसीव किया, बोलो ना, टोटल क्वांटिटी बेच करके आपने टोटल कितना रिसीव किया, दैट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। फॉर्मूला क्या था, प्राइस इनटू क्वांटिटी। एवरेज का मतलब क्या है, एक यूनिट बेच करके आपको कितना मिला, या एक यूनिट बेच करके आपकी कमाई क्या है, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू। फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। आते हैं मार्जिनल पे, आते हैं मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है, देखो मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, या एक वर्ड और बोलते हैं एक्स्ट्रा। एक वर्ड और क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल। अभी तुम लोग को इजी लग रहा ना, धीरे धीरे भी लेवल बढ़ेगा, टेंशन मत लो। अभी 3-4 क्वेश्चन कवर करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन टी आर, ए आर एंड एम आर, रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर, रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एम आर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना, विच डायग्राम अच्छे सीखेंगे अपने लोग। ओके, तो मार्जिनल रेवेन्यू मतलब क्या है, एक्स्ट्रा या एडिशनल, एडिशनल यूनिट बेच करके आपने कितना कमाया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। चलो मान लेते हैं मैंने 100 यूनिट बेचा, और 100 यूनिट बेच करके मैंने 1 लाख रुपया कमाया। 100 यूनिट बेच करके मैंने कितना कमाया, 1 लाख। मैंने एक और यूनिट बेचा, तो टोटल कितने हो गए, 101। तो एक्स्ट्रा क्या बेचा, एक बेचा ना। अब जो मैंने एक्स्ट्रा एक बेचा उससे तो कमाई बढ़ेगी, तो मान लेते हैं इस एक्स्ट्रा एक के वजह से मेरी हो गई 1,10,000।
कितनी हो गई? 1,10,000। अब आप बताओ इस एक्स्ट्रा एक के वजह से मेरा सेल कितना बढ़ा, मेरा इनकम कितना बढ़ा? 10,000 ना, 10,000 ना। इसी 10,000 को अपने क्या बोलेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या बोलता है भैया? एक्स्ट्रा कमाई फ्रॉम द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ सोल्ड, एक्स्ट्रा मनी रिसीव्ड फ्रॉम द एक्स्ट्रा या एडिशनल यूनिट ऑफ सोल्ड। जो आपने एक्स्ट्रा यूनिट बेचा, इस एक्स्ट्रा यूनिट बेच करके आपकी जो एक्स्ट्रा कमाई है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। या एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड करके, आधा घंटा रुक, एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड करके आपने जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव किया दैट इज कॉल्ड योर मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब एग्जांपल देख लो इसका। रिलायंस स्टोर ने 1,00,000 रुपया कमाया, कितना क्वांटिटी बेच करके? 100 100 100 यूनिट बेचकर कितना कमाया? 1,00,000 रुपया। फिर 1,05,000 कमाया 101 बेच करके। तो तुम बताओ ना, 100 यूनिट बेचकर कितना आया था? 1,00,000 आया था। 101 यूनिट बेच के कितना आया? 1,05,000। तो इस एक के वजह से इनकम कितनी बढ़ गई? इस एक के वजह से इनकम कितनी बढ़ गई? 5,000। और इसी 5,000 को अपने क्या बोलेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। अब फॉर्मूला देखिए इसका क्या बोलता है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। चेंज कैसे निकालते हैं? न्यू माइनस ओल्ड। बोले ना, चेंज कैसे निकालते हैं? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम। तो मेरी नया वाला इनकम कितना है? बोलिए ना, मेरा नया वाला इनकम कितना है? 1,05,000 है ना, माइनस मेरा ओल्ड वाला इनकम कितना है? 1,00,000। ठीक है ना, तो न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम डिवाइडेड बाय न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। मेरा न्यू क्वांटिटी कितना है? 101। अब मेरा ओल्ड क्वांटिटी कितना है? 100। तो अगर मैं चेंज की बात करूं तो यहाँ का 5,000 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ जाएगा? 5,000। तो अब इसी चीज को फॉर्मूला में बनाया गया, दैट इज कॉल्ड चेंज इन टोटल रेवेन्यू। बोलिए ना, ये 1,05,000 और 1,00,000 मेरा क्या था? टोटल रेवेन्यू था ना। ये मेरा न्यू वाला टोटल रेवेन्यू है, ये मेरा ओल्ड वाला टोटल रेवेन्यू है। ये मेरा न्यू वाला क्वांटिटी है, ये मेरा ओल्ड वाला क्वांटिटी है। तो ये जो न्यू माइनस ओल्ड हो रहा है इसी को बोलते हैं चेंज। तो फॉर्मूला क्या हो गया? चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला है, समझिए इसका एक और, हाँ हाँ, इसका एक और फॉर्मूला समझे। क्या फॉर्मूला है? देखिए ध्यान से। 100 यूनिट, अच्छा ये यूनिट हो गया और ये टोटल रेवेन्यू हो गया। ठीक है ना, 100 यूनिट बेचकर टोटल रेवेन्यू कितना आया था? 1,00,000। 100 यूनिट बेचकर टोटल रेवेन्यू कितना आया था? 1,00,000। 101 यूनिट बेचकर टोटल रेवेन्यू कितना आया था? 1,05,000, है ना। अगर मैं चेंज निकालूं, अगर मैं चेंज निकाल लूं, इसको क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी। तो कितने में चेंज आया है? 1 का चेंज आया। अगर मैं इनकम में निकालूं तो इसको बोलेंगे चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो 1,00,000 से, 1,00,000 से कितना हो गया? 1,05,000। कितने का चेंज आया? 5,000 का चेंज आया, है ना। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? सिंपली टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, 5,000 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा? 5,000। ये तो क्लियर हो गया। अब मैं कुछ और सिखाने जा रहा हूँ। ओके, तो एक और फॉर्मूला था हमारा टोटल रेवेन्यू का। फॉर्मूला क्या था? टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। ये फॉर्मूला किसका है? मार्जिनल रेवेन्यू का। ठीक है, ये एक फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है? मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला। ठीक है, टी आर एन का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम प्रेजेंट यूनिट्स। और टी आर एन माइनस 1 का, एन माइनस 1 का मतलब होता है प्रेजेंट यूनिट से ठीक पिछला वाला यूनिट, मतलब ओल्ड यूनिट। तो टी आर एन मतलब टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द प्रेजेंट यूनिट, और टी आर एन का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ओल्ड यूनिट, है ना।
तो हमारा प्रेजेंट यूनिट क्या है 101 और ओल्ड वाला यूनिट क्या है 100। ठीक है, अब आप बताइए जो हमारा प्रेजेंट यूनिट 101 है, इस 101 से आपने कितना कमाया 1,05,000 माइनस TRN -1 का मतलब ओल्ड, और ओल्ड यूनिट आपका क्या है 100, और इस 100 यूनिट से आपने टोटल कितना कमाया 1,00,000 रुपया। तो आपका मार्जिन रेवेन्यू कितना हो जाएगा 5,000 रुपये, कितना हो जाएगा 5,000। तो टोटल मार्जिन रेवेन्यू का दो फार्मूला हो गया, एक फार्मूला हो गया डेल्टा TR अपॉन डेल्टा क्यू, बोले ना डेल्टा TR अपॉन डेल्टा क्यू, और एक फार्मूला हो गया TRN माइनस 1। तो एक फार्मूला मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, एक फार्मूला मेरा यहाँ पे हो गया और एक फार्मूला मेरा यहाँ पे हो गया। कोई भी फार्मूला यूज कीजिए, आंसर क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इज प्राइस ऑलवेज इक्वल, इज AR ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। क्या एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के बराबर होता है? आंसर इज यस, यस प्राइस हमेशा, प्राइस ऑलवेज एवरेज रेवेन्यू का क्या होता है बराबर होता है। एक्चुअल में पता है एवरेज रेवेन्यू का दूसरा नाम प्राइस ही होता है, एवरेज रेवेन्यू का दूसरा नाम क्या होता है प्राइस होता है। अभी हम लोग इसको मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन एवरेज रेवेन्यू, और प्राइस क्या बोल देना, प्राइस इज द कंसीडरेशन फॉर द सेलिंग ऑफ यूनिट्स। जो भी आप यूनिट्स बेचते हो उसके बदले जो आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड प्राइस, है ना। तो जो बेच करके आपको मिल रहा है, जो बेच करके आपको मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक मोबाइल बेचा, उसको मुझे मिला मान लो 20,000 रुपया, तो एक्चुअल प्राइस कितनी थी 20,000, तो वही मेरा क्या था कंसिडरेशन। तो प्राइस एक्चुअल में क्या होता है एक काइंड ऑफ कंसिडरेशन होता है, पर यूनिट के हिसाब से होता है। अगर मेरा 10 यूनिट बेचा तो प्राइस किससे मल्टीप्लाई होगा 10 यूनिट से मल्टीप्लाई होगा। तो प्राइस इज द कंसिडरेशन फॉर द सेलिंग ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो आपने AR के बारे में बता दिया, आपने प्राइस के बारे में बता दिया, AR के बारे में बता दिया और प्राइस के बारे में बता दिया। अब आपको लिखना पड़ेगा हेंस मैथमेटिकली, क्या लिखना पड़ेगा मैथमेटिकली। तो कैसे मैथमेटिकली प्रूफ करोगे, देखिए AR का फॉर्मूला क्या होता है TR अपॉन Q। यहाँ आप लिखेंगे सिंस TR इक्वल टू क्या होता है P इंटू क्यू। तो इस TR के जगह पे क्या हम लोग P इंटू क्यू लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया है इस TR के जगह पे क्या लिख दिया P इंटू क्यू, है ना, और Q और Q क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचेगा P बचेगा। देयरफॉर AR इक्वल टू P, AR इक्वल टू P, है ना। आपको मैथमेटिकली क्या करना प्रूफ करना पड़ेगा। तो आपको ऑलवेज लिखना पड़ेगा कि AR किसके बराबर होता है प्राइस के बराबर होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ गया तुम लोग, अरे बोलो ना समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये AR और MR का रिलेशन वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, ये बड़ा क्वेश्चन ये वाला, रिलेशनशिप बिटवीन TR, AR एंड MR अंडर द परफेक्ट कंपटीशन या व्हेन प्राइस इज फिक्स्ड। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है TR और MR का और AR का, TR MR AR का रिलेशन, दो टाइप का रिलेशन होता है, एक जब प्राइस फिक्स होता है उस टाइप का रिलेशन, और एक जब प्राइस वेरिएबल होता है उस टाइप का रिलेशन। तो सबसे पहले आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा आपको इंट्रो पार्ट देना है। अब ये इंट्रो पार्ट क्या बोल रहा है, अंडर द परफेक्ट कंपटीशन प्राइस क्या होता है फिक्स होता है। आपको मैंने परफेक्ट कंपटीशन चैप्टर नहीं पढ़ाया, बट आफ्टर द रेवेन्यू चैप्टर मैं वही पढ़ाने वाला हूँ। परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होता है ऑलवेज फिक्स होता है, परफेक्ट कंपटीशन प्राइस क्या होता है फिक्स होता है ना। तो जब प्राइस फिक्स होता है तो प्राइस ऑलवेज AR और MR के बराबर होगा। जब भी प्राइस फिक्स होगा, जब भी प्राइस क्या होगा फिक्स होगा, तो AR MR और प्राइस तीनों क्या होंगे बराबर होंगे। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको मैं मैथमेटिकली प्रूफ कर दूंगा अलग से, लेकिन पहले टेबल वाइज में प्रूफ करता हूँ। तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा सा इंट्रो पार्ट डालना है, क्योंकि लोग ना कॉन्सेप्ट तो पता है पर 5 नंबर में लिख नहीं पाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या डालना है इंट्रो पार्ट। इंट्रो पार्ट तो आपको पता है ना इंट्रो पार्ट क्या लिखना, अंडर द परफेक्ट कंडीशन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द ऑल यूनिट सोल्ड। जितना भी यूनिट सोल्ड करोगे प्राइस ऑलवेज क्या रहेगा फिक्स रहेगा।
अब फर्म क्या होता है, प्राइस चेकर होता है। तो एक्चुअली मैं ये वाला इंट्रो क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं परफेक्ट कंपटीशन पढ़ाऊंगा तो ये वाला इंट्रो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको मेन यहाँ पे आ रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, टी आर का डेफिनेशन विथ फार्मूला, ए आर का डेफिनेशन विथ फार्मूला, और एम आर का डेफिनेशन विथ फार्मूला। फिर लगना पड़ेगा रिलेशनशिप समरी। तो रिलेशनशिप समरी सबसे लास्ट में लिख देना, ये मैंने सेकंड लिखा, तुम लोग सबसे लास्ट में लिख देना। इसको कब लिखना, इसको सबसे लास्ट में लिख देना। सबसे पहले लिखना एग्जाम्पल, ठीक है, या इस एग्जाम्पल को ना काट के हेडिंग डाल देना, रिलेशन बिटवीन टी आर ए आर, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे रिलेशन पे, देखो ये है क्वांटिटी, ये है प्राइस, ये है टोटल रेवेन्यू, ये है एवरेज रेवेन्यू, ये है मार्जिनल रेवेन्यू। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस। अब देखो ध्यान से, क्वांटिटी इंटू प्राइस करोगे कितना आएगा 10, क्वांटिटी इंटू प्राइस करोगे 20, क्वांटिटी इंटू प्राइस करोगे 30, क्वांटिटी इंटू प्राइस करोगे 40। इन दोनों में क्या हुआ, मल्टीप्लाई किया गया, तो ये और ये आ गया। अगर मैं एवरेज रेवेन्यू का बोलूं तो एवरेज रेवेन्यू ऑलवेज किसके बराबर होता है, बोले ना, एवरेज रेवेन्यू ऑलवेज प्राइस के बराबर होता है। तो जो मेरा प्राइस है वही मेरा क्या है, एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, अगर मैं एमआर का बात करूं तो फर्स्ट यूनिट से एमआर कितना आया है 10, है ना। अब आप बताओ, फर्स्ट यूनिट बेच के मिला 10, सॉरी, फर्स्ट यूनिट बेच के कितना मिला 10 रुपया, सेकेंड यूनिट बेच के कितना मिला 20 रुपया, तो इनकम कितनी बढ़ गई 10, तो 10 आया। यहाँ 20 से 30 हो गया तो कितने हो गया 10, यहाँ 30 से 40 हो गया, कितना हो गया 10। तो जो चेंज है ना टोटल रेवेन्यू में, हेलो, ये जो चेंज है यही चेंज हमारा क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू। अब बोलोगे सर ये वाला 10 क्या आया, ये वाला 10 इसलिए आया, अगर ये 1 है तो इसके पहले क्या होगा 0, इसके पहले क्या होगा 0। प्राइस कितना था 10, तो 0 इंटू 10 कितना आएगा 0। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इनडिफाइंड, है ना। और मार्जिनल क्या होगा 0, मार्जिनल क्या होगा 0। अगर टोटल 0 है तो मार्जिनल भी क्या होगा 0 होगा। अब आप बताओ, 0 यूनिट से आपने कमाया 0 रुपया, 0 यूनिट से आपने कितना कमाया 0 रुपया, फिर 0 के बाद क्या आया 1 आया, है ना। 1 से कितना कमाया 10 रुपया। फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला क्या बोलता है, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, यही फॉर्मूला बोलता है ना। तो एम आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी, क्योंकि देखो स्कूल लेवल में क्या बोलते हैं ना, बेटा पहला वाला याद कर लो, पहला वाला हमेशा 10 होगा या ये होगा ऐसा बोलते, याद कर लो, याद मत करो, समझो। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, और जब भी चेंज निकालते हैं तो न्यू माइनस ओल्ड। अब आप बताइए, 0 आपका ओल्ड इनकम है और 10 वाला आपका क्या है, न्यू इनकम। हम लोग एक्चुअली निकाल रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू फॉर यूनिट 1, MR1 लिखा रहे हैं, मार्जिनल यूनिट ऑफ यूनिट 1। तो हमारा न्यू इनकम कितना है, न्यू इनकम कितना है 10। अच्छा, 10 के पहले क्या था 0, तो न्यू माइनस ओल्ड, 10 मेरा नया है, उसके पहले क्या था 0। अच्छा, क्वांटिटी में देखो, नया वाला क्वांटिटी क्या है 1 माइनस, और 1 के पहले क्या था 0, क्या हो जाएगा 10/1, कितना आएगा, इसलिए देखो यहाँ पर 10। अब अगर मेरे को निकालना रहेगा मार्जिनल यूनिट ऑफ सेकेंड यूनिट, तो मैं यहाँ पे सेकेंड लिख दूंगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मार्जिनल यूनिट ऑफ सेकेंड यूनिट, है ना। तो MR2 मार्जिनल, इसको इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, मार्जिनल यूनिट ऑफ सेकेंड यूनिट। अब फॉर्मूला निकालो, तो आपको सेकेंड आपके लिए क्या होगा, न्यू होगा ना, जिस यूनिट को निकालोगे वो आपके लिए क्या होगा, न्यू होगा। अच्छा, सेकेंड यूनिट से कितना इनकम आया है 20, 2 के पहले वाला क्या होगा, अगर 2 नया है तो 2 के पहले वाला क्या होगा ओल्ड, तो 2 के पहले क्या है 1, तो इस 1 से कितना इनकम आया है 10, और यहाँ पे 2 माइनस 1, यहाँ पे कितना 10/1 कितना आएगा, आ रहा है ना। तो अब एक चीज देखो, जब प्राइस फिक्स है
मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। हाँ, जब प्राइस फिक्स है, जब देखो हमारा प्राइस फिक्स है ना, फिक्स, जब मेरा प्राइस क्या है, फिक्स है, तो मेरा ए आर भी फिक्स है और मेरा एम आर भी फिक्स है। व्हेन प्राइस इज फिक्स्ड देन इट विल बी इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर। इसीलिए जब तुम लोग परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा होगा 11-12 में, तो इस टाइप का डायग्राम बनाया होगा। यहाँ लिखा होगा प्राइस और यहाँ लिखा होगा ए आर इक्वल टू एम आर। अरे बोलो ना, यही बनाया होगा ना। तो यही प्राइस किसके बराबर है, ए आर और एम आर के बराबर है। ठीक है, कंक्लूजन यहाँ पे लिख लेना, जो कंक्लूजन दिया हुआ लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। हाँ, डायग्राम बना देता हूँ, अब भी बना देता हूँ। इसका डायग्राम मैं यही बना देता हूँ। ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है ना। अब बनाते हैं डायग्राम। तुम एक चीज देखो ना, हमारा जो टोटल रेवेन्यू, तुम लोगों को मैंने एक चीज पढ़ाया था ना, कि जब भी तुमको पता करना है कि टोटल रेवेन्यू का रेट क्या है, कांस्टेंट है या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मैंने प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाया था एक चीज। तो ऑलवेज रेट निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा, मार्जिनल रेवेन्यू। पहला यूनिट से कितना आया है, 10, और सेकंड यूनिट से भी कितना आया है, 10। अगर पहला यूनिट से 10 आया है और सेकंड से भी क्या आ गया, 10, तो इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रेट। अगर पहला यूनिट से 10 आया है और सेकेंड यूनिट से जो मार्जिन रेवेन्यू है अगर वो 8 आ जाता, तो ये कौन सा रेट होगा, डिक्रीजिंग। ए भैया रेट पूछ रहा हूँ, रेट कौन सा होगा, डिक्रीजिंग। मानते हैं इंसान को भूलने की बीमारी होती है, पर इतना बड़ा तुम लोग मत भूल जा। तब बोले एग्जाम कैसे क्रैक करेगा। अगर पहला यूनिट से 10 आया है और सेकेंड यूनिट से भी 10 आया है, तो कौन सा रेट होगा, कांस्टेंट। पहला यूनिट से 10 आया है और सेकेंड यूनिट से 8 आया है, तो कम आया ना, तो कौन सा रेट होगा, डिक्रीजिंग। पहला यूनिट से 10 आया है और सेकेंड यूनिट से 12 आ गया, तो पहले से ज्यादा आया, तो कौन सा रेट होगा, इंक्रीजिंग। अब आप बताइए ना, यहाँ पे कौन सा रेट चल रहा है, कांस्टेंट। अगर पहला 10 है, दूसरा भी 10 है, तीसरा भी 10, चौथा भी 10 है, तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू बढ़ तो रहा है, 10 से हो गया 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, बढ़ तो रहा है, पर किस रेट से बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस बट एट अ कांस्टेंट रेट। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू बढ़ तो रहा है, पर किस रेट से बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो जब भी कांस्टेंट रेट दिखाना रहेगा तो 45 डिग्री ड्रॉ कर दो। जब भी कांस्टेंट रेट दिखाना है, क्या ड्रॉ करोगे, 45 लाइन डिग्री। ये 45 लाइन डिग्री बताता है कि जो टोटल रेवेन्यू है वो किस रेट से बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से। जब भी आपको रेट दिखाना है तो, अब आप बोलोगे सर आपने टोटल रेवेन्यू को यहां से भी ड्रॉ कर सकते थे, यहां से भी ड्रॉ कर सकते थे, नहीं कर सकते। क्या टोटल रेवेन्यू जीरो हो सकता है, बोले ना, क्या टोटल रेवेन्यू जीरो हो सकता है, हो सकता है। अगर मैं जीरो क्वांटिटी सेल करूं, अब प्राइस मेरा 10 रहे, तो जीरो से भैया जो पंगा लेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो चीज जीरो पॉसिबल है, जो चीज जीरो हो सकती है, वो ऑलवेज आप कहां से ड्रॉ करोगे, ओरिजिन से ड्रॉ करो। आपको हर चीज पे लॉजिक समझना पड़ेगा कि टोटल रेवेन्यू जीरो से क्यों हो रहा है, बिकॉज टोटल रेवेन्यू जीरो हो सकता है। अरे मैं सेंटर खोल के बैठ गया, कोई आया ही नहीं मेरे से पढ़ने के लिए, तो मेरा रेवेन्यू जीरो नहीं हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अच्छा मैं अपना बुराई क्यों करूँ, तुम लोग बिजनेस किया, एक भी सामान नहीं बिका तुम लोग बिजनेस किया, एक भी सामान नहीं बिका, तो तुम्हारी टोटल इनकम क्या हो गई, जीरो। तो कोई चीज अगर जीरो हो सकता है तो ऑलवेज कहां से ड्रॉ करोगे, ओरिजिन से ड्रॉ करोगे। लोग डायग्राम रट के जाते हैं, ये लाई से टाना है रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, अब आप बताओ, ये तो हो गया टोटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जब प्राइस फिक्स है, प्राइस जब फिक्स है, तो ए आर एम आर, देखो ना, जब प्राइस फिक्स है तो ए आर और एम आर क्या है, बराबर है ना। अरे बराबर है कि नहीं बराबर है। तो कोई चीज अगर बराबर होता है तो कर्व कैसा बनेगा, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। कोई चीज अगर बराबर है तो कर्व कैसा बनेगा, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। तो इस केस में
मैं आप एक हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर, ठीक है, ये मेरा हो गया प्राइस और ये मेरा हो गया ए आर इक्वल टू एम आर। ये था डायग्राम, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, हाँ, क्या नहीं मैच हुआ? अच्छा, अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये टोटल रेवेन्यू तो समझ में आ रहा है कांस्टेंट रेट, और ये दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन याद रखना एक चीज, क्या प्राइस कभी जीरो हो सकती है? एज पर द इकोनॉमिक्स प्राइस कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, अदरवाइज जीरो कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्राइस कर्व कभी भी यहां से पास नहीं होता, समझ गया ना? तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या एज्यूम किया था, प्राइस। एक्स एक्सिस पे क्या एज्यूम किया था, प्राइस। और वाई एक्सिस पे क्या एज्यूम किया था, क्वांटिटी, ठीक है ना? इसीलिए मैंने प्राइस वाला कर्व यहां से चालू किया, बिकॉज वाई एक्सिस पे मैंने क्या एज्यूम किया था, प्राइस। जब ये वाला कर्व ड्रॉ कर रहे हो तो ये बताता है जितना प्राइस है उतना ही ए आर है और उतना ही क्या है, एम आर है। क्लियर हुआ चीज? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, रिलेशनशिप बिटवीन टी आर, ए आर और एम आर व्हेन प्राइस इज वेरिएबल। कुछ पूछना है? बोल। क्या चीज? होता ही है, सही तो है, पीरियड के हिसाब से बनेगा। फिर इसलिए तो जो ओलिगोपोलिस्ट होते हैं ना, जो ओलिगोपोली होता है, ओलिगोपोली में केस पॉसिबल होता है, कुछ टाइम के लिए लोग फिक्स कर लेता है, बाद में लोग क्या करता है, चेंज कर लेता है। इसलिए इन लोग का जो एम आर कर्व होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। एम आर ओलिगोपोली पढ़ा है तो उसमें देखोगे एम आर कर्व आया होगा, डिसकंटिन्यू आया होगा। और इनिशियली जो ए आर कर्व बना होगा, पहले बना होगा इलास्टिक, बाद में गया इन इलास्टिक, इसको किंग बोलते थे, किंग डिमांड कर्व बोलते थे। तो उसमें पढ़ाऊंगा, टेंशन मत ले, ठीक है ना, उसमें पढ़ाऊंगा, टेंशन मत। टी आर, ए आर और एम आर में रिलेशन क्या है, टी आर, ए आर और एम आर में रिलेशन क्या है? कब का रिलेशन पूछ रहा है, व्हेन प्राइस इज वेरिएबल। अब प्राइस किस पे वेरिएबल होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन। याद रखना, परफेक्ट कंपटीशन को छोड़ करके जितना मार्केट होता है सबको इम्परफेक्ट बोलते हैं। मोनोपोली कौन सा मार्केट है, इम्परफेक्ट। मोनोपोलिस्टिक कौन सा मार्केट है, इम्परफेक्ट। ओलिगोपोली, मोनोपोली, इम्परफेक्ट। सब कुछ क्या है, डिओपोली, इम्परफेक्ट। ओनली परफेक्ट कंपटीशन को छोड़ के सब क्या है, इम्परफेक्ट, ठीक है। और इम्परफेक्ट में प्राइस क्या होता है, वेरिएबल। तो अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डाल देना। अब ये वाला इंट्रोडक्शन तुम यहां से मत पढ़ना, जब मैं परफेक्ट कंपटीशन पढ़ाऊंगा ना, और जब मैं इम्परफेक्ट कंपटीशन पढ़ाऊंगा तो ये वाला इंट्रोडक्शन मैं वहां कवर कर दूंगा, ठीक है ना। बस तुम दिमाग में रखो कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और ए आर और एम आर दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, बराबर होते हैं। और इम्परफेक्ट वाला अब यहाँ पे देखते हैं। तो जब भी रिलेशन पूछे क्या करोगे, वही सेम एट इज, पहले क्या एक्सप्लेन करोगे, डेफिनेशन विथ फार्मूला, डेफिनेशन विथ फार्मूला। फार्मूला लिख लेना यहाँ पे, मार्जिनल रेवेन्यू का भी फार्मूला लिख देना यहाँ पे, ठीक है। अब ये सब जो क्या लिखा हुआ है ना बाद में समझते हैं, पहले टेबल आ जाओ, टेबल आ जाओ, टेबल से बातें बहुत क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, पहला यूनिट, ये है पहला यूनिट, प्राइस क्या है 10, फिर कितना हो गया 9, फिर हो गया 8, फिर हो गया 7, फिर हो गया 6। क्योंकि अपने को जैसा क्वेश्चन है ना उसके अकॉर्डिंग, नहीं नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम बनाए ना। क्वेश्चन क्या बोला, व्हेन प्राइस इज वेरिएबल, क्या ये चीज, क्योंकि आपको रिलेशन दिखाना है ना। अगर ये अगर इसके अकॉर्डिंग अगर प्राइस नहीं रखोगे तो वो रिलेशन नहीं जमेगा, रिलेशन नहीं जमेगा। और हाँ, और एक चीज, एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो इकोनॉमिक्स है वो सर्टेन अजम्पशन बेस है। तो यहाँ पे अजम्पशन ये है कि अगर प्राइस घट रहा है तो घटेगा ही, बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, तो ये अजम्पशन होता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स विदाउट अजम्पशन मतलब इंसान विदाउट सांस, पॉसिबल ही नहीं है ना। इकोनॉमिक्स अगर पढ़ रहे हो और अजम्पशन ना लो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो अजम्पशन है कि प्राइस अगर घट रहा है तो घट ही रहा है, देखो ना, बढ़ रहा है तो 6 से 7 हो गया, 7 से 8 हो गया, 8 से 9 हो गया, 9 से 10 हो गया, ये अजम्पशन होता है। तो अगर मैं टोटल रेवेन्यू निकालूंगा तो क्या कर दूंगा, प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। ठीक है, किसी को पता है 5 × 6 कितना होता है, 30, तो ऐसे आया 30, ठीक है ना। 4 × 7 कितना होता है, 28, तो मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ये आया और ये आया, ठीक है। ए आर क्या होता है, ऑलवेज प्राइस क्या होता है, बराबर। तो देख लेना 10, 9, 8, 7 और 6,
ठीक है ना। अब निकालना है मार्जिनल। पहला यूनिट बेच के कितना कमाए आपने, 10। सेकेंड यूनिट बेच के कितना कमाए, 18। तो इस एक्स्ट्रा एक के वजह से इनकम कितनी बढ़ गई, 8, है ना। 18 से कितना हो गया, 24, तो कितना बढ़ा, 6। अच्छा, 24 से कितना हो गया, 28, कितना बढ़ा, 4, 4। 28 से कितना हो गया, 30, कितना बढ़ा। मैं यहाँ पे एक और बढ़ा देता हूँ, 6 कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक और पुट करना था मेरे को, 6 कर दे रहा हूँ। हाँ, नेगेटिव बना था। मैं यहाँ पे 6 कर दे रहा हूँ, है ना। अब प्राइस यहाँ पे 5 कर दे रहा हूँ। 6 कर दूंगा, प्राइस क्या कर दूंगा, 5। ये भी कितना होगा, 30, है ना। तो एवरेज कितना निकालूंगा, 30 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा, 5। अच्छा, 5 यूनिट बेच के कितना कमाए, 30। 6 यूनिट बेच के कितना कमाए, 30। तो 30 और 30 कुछ फर्क आया नहीं, तो मार्जिनल क्या हो गया, 0। अब एक मैं करता हूँ 7, 7 कर दो, ठीक है ना। अब आप बताओ 7, प्राइस कितना रखूंगा यहाँ पे, 4। तो कितना होगा, 7 इंटू 4 कितना होगा, 28। एवरेज निकालेंगे तो 28 डिवाइडेड बाई 7 कितना आएगा, 4। और निकालना क्या था, जो प्राइस होता है वही क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है, ठीक है। अब आप बताओ, 6 यूनिट बेच के कितना कमाया, 30। 7 यूनिट बेच के कितना कमाया, 8। ये जो एक्स्ट्रा 1 यूनिट बेचा, इस एक्स्ट्रा 1 के वजह से इनकम कितनी घट गई ना, अरे 30 से 28 हो गया, तो क्या होगा, -2। यहाँ पे क्या होगा, -2। देख लीजिए, 6 बेच के आया था 30 रुपया, 7 बेच के कितना आया, 28 रुपया। इनकम यहाँ पे घट रही है, -2। अब आते हैं टेबल पे। अब यहाँ पे ना सबसे पहले बात करो टोटल, तुम लोग बताओ जो टोटल रेवेन्यू बढ़ तो रहा है, देखो ना, 10 से 18 हो गया, 18 से 24 हो गया, 24 से 28 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 28 हो गया। तो देखो यहां तक तो बढ़ रहा है, फिर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, है ना। तो यहां तक अगर देखा जाए तो टोटल रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है ना। और बाद में 28 30 से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो टोटल रेवेन्यू का दो पार्ट है, एक पार्ट बढ़ने वाला है और एक पार्ट घटने वाला है, ठीक है ना। ओके, अगर मैं ऐसे करके यूनिट बढ़ाते जाऊं तो टोटल रेवेन्यू और घटेगा। अगर ये 7 से मैं 8 बेचूंगा, 9 बेचूंगा तो और घटेगा। तो टोटल रेवेन्यू का दो पार्ट है, एक पार्ट है इंक्रीजिंग और एक पार्ट है डिक्रीजिंग। ये क्लियर हुआ। मुझे रेट बताओ, टोटल रेवेन्यू बढ़ तो रहा है, अरे इनिशियली तो बढ़ रहा है ना। इनिशियली देखो ना, 10 से 18 हो गया, 18 से 24 हो गया, तो इनिशियली तो बढ़ रहा है, बाद में घट रहा है ना। रेट बताओ। तुम लोग ना क्लास छोड़ के, गेट खुला हुआ, ताला नहीं लगा हुआ यहाँ पे। देखो, पहला यूनिट से कितना आया, 10। सेकेंड यूनिट से कितना आया, 8। तो कौन सा रेट हुआ, रेट पूछा, रेट टोटल रेवेन्यू का रेट क्या है। जब भी रेट पता करना है ना, तो क्या चेक करोगे, मार्जिनल। अगर पहला यूनिट का मार्जिनल 10 है और सेकेंड यूनिट का भी 10 होगा, तो रेट क्या होगा, कांस्टेंट। 8 होगा, 12 होगा, यही तो पढ़ा रहा हूं तुमसे। तो रेट चेक करो ना। अब देखो, सेकेंड यूनिट से मार्जिनल कितना आया है, 8। सेकेंड यूनिट से मार्जिनल कितना आया है, 8। थर्ड यूनिट से मार्जिनल कितना आया है, 6। कम हुआ या ज्यादा हुआ, कौन सा रेट है, डिक्रीजिंग रेट। रेट पता करो, रेट किस रेट से। हाँ, टोटल रेवेन्यू भी देख सकते हो, पहले यूनिट से कितना आया, फिर कितना हो गया। सुनो, अगर 10 से 20 होता, 10 से 20 होता तो कांस्टेंट। अच्छा, 25 हो गया तो डबल से ज्यादा। तो जब टोटल देखोगे ना, तो डबल देखते हैं। अगर ये डबल हो गया तो कांस्टेंट, डबल से ज्यादा हो गया इंक्रीजिंग, डबल से कम हो गया डिक्रीजिंग। इतना दिमाग क्यों लगाना, ये तो ऑलरेडी टेबल बना हुआ है ना। इतना इतना मैथ मत लगाओ ना, सिंपल सी बात है। पहला यूनिट से 10 आया, अगर ये भी 10 हो जाएगा तो कांस्टेंट। 10 से कम हुआ डिक्रीजिंग, 10 से ज्यादा हुआ इंक्रीजिंग। समझ गया ना। तो कहां तक ये प्रक्रिया चल रहा है, ये प्रक्रिया कहां तक चल रहा है, अप टू द यूनिट 6, अप टू द यूनिट 6। क्योंकि 6 के बाद टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अप टू द 6 यूनिट
टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। तो पहला तो रिलेशन ये हो गया कि अप टू द 6 यूनिट टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, कॉमा। अब आते भैया AR और MR में। तुम लोग अगर मेरा प्रीवियस क्लास किया होगा तो AR और MR के बीच में मैंने एक रिलेशन बनाया था कि AR होता है बड़ा भाई, याद आ रहा है वाला क्लास, और MR क्या होता है, छोटा भाई। और छोटा भाई हमेशा बदमाशी करेगा, है ना। जब बड़ा भाई दौड़ेगा छोटा भाई पहले दौड़ जाएगा, कोई डिसिप्लिन नहीं है। जब बड़ा भाई गिरेगा छोटा भाई पहले ही गिर जाएगा। और जब बड़ा भाई बोलेगा हम तुम्हारे बराबर हैं, छोटा भाई बोलेगा हम भी तुम्हारे बराबर हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब AR डिक्रीज हुआ, AR कितना हो गया, 10 से कितना हो गया, 9, तो ये बोलता है हम तुमसे पहले गिर जाएंगे। ये 1 यूनिट गिरा, ये 2 यूनिट गिर, है ना। ये देखो 9 से कितना हो गया, 8, तो ये कितना गिरा, 1, ये कितना गिर गया, इस 8 से कितना हो गया, 7, ये कितना गिर गया, तो 2 ही गिरा ना। तो जब AR गिर रहा है तो MR उससे ज्यादा गिर रहा है। तो व्हेन AR डिक्रीजेस, जब AR डिक्रीज हो रहा है MR भी डिक्रीज हो रहा है, बट कौन ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, MR 2 यूनिट से डिक्रीज हो रहा है और AR 1 यूनिट से डिक्रीज हो रहा है। तो जो ज्यादा यूनिट से डिक्रीज होगा वो लेस देन होगा, जो ज्यादा तेजी से गिरेगा वो क्या होगा, लेस देन होगा। तो पहला रिलेशन क्या बन गया कि व्हेन टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। मैं लिखूं, थोड़ा ना किताबी लैंग्वेज समझ में नहीं आता, मैं लिख रहा हूँ। हाँ, पहला रिलेशन क्या बन गया, जगह मिलेगा लिखने का, ठीक है लिखता हूँ। व्हेन व्हेन टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजेस रेट, डिक्रीजिंग लिखते हैं ना, डिक्रीजेस नहीं होता, डिक्रीजिंग लिखते हैं, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, है ना। बोथ both AR and MR falling या decreases, falling और decreases। जब TR increase हो रहा है but at a decreasing rate, both AR and MR decreases या falling, but कौन ज्यादा तेजी से गिरा है, देखो ना, ये 1 यूनिट से गिरा है, ये 2 यूनिट से गिरा है, ये 1 यूनिट से गिरा है और ये 2 यूनिट से। तो जो ज्यादा तेजी से गिरेगा वो लेस देन होगा और जो कम तेजी से गिरेगा वो मोर देन होगा। बट MR लेस देन, MR छोटा होगा ना, जो ज्यादा गिरेगा वो क्या होगा, छोटा होगा, और जो धीरे धीरे गिरेगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो MR 2 यूनिट से गिर रहा है और AR 1 यूनिट से गिर रहा है। डाउट हो रहा है, ये भूल गया 11 12, कोई बात नहीं। सेकंड सेकंड ये था पहला रिलेशन। अब सेकंड रिलेशन बात कर रहा हूँ। इस पूरे टेबल में, इस पूरे टेबल में टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कहाँ है, अप टू 6 यूनिट। मैक्सिमम का पहचान कब होता है, जहां से वो फॉल करता है। तुम बताओ, ये यहां से फॉल करके 30 पे ही रहा, लेकिन 30 के बाद 28 हो गया, तो जहां से फॉल करेगा ना वो वाला पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट क्या है, मैक्सिमम पॉइंट। तो मैक्सिमम पॉइंट कब अचीव हुआ, 6 यूनिट पर। बोले ना, मैक्सिमम पॉइंट कब अचीव हुआ है, 6 यूनिट। तो जो मैंने मार्क किया है वो मेरा 6 यूनिट है, जो मैंने हाईलाइट किया है वो मेरा क्या है, 6 यूनिट। तो अब एक और रिलेशन बन रहा है कि व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम MR विल बी, अरे ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, जीरो ना। तो रिलेशन बोलो ना, व्हेन टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम MR विल बी जीरो, AR स्टिल फॉलिंग। अरे 7 से क्या हो गया, 7 से हो गया 6, 6 से क्या हो गया 5, अब 5 से क्या हो गया 4, AR तो ऑलरेडी गिर रहा है। अब वैसे भी जब भी क्वांटिटी बढ़ता है ना तो एवरेज ऑलवेज क्या करता है, फॉल करता है। भी क्वांटिटी बढ़ेगा एवरेज क्या होगा, फॉल करेगा, सिंपल सी बात है। तो सेकंड फॉर्मूला, सेकंड रिलेशन क्या होगा, ये था पहला रिलेशन। सेकंड रिलेशन बताओ। व्हेन
TR is when TR is maximum, MR will be zero, and AR still, बोले ना, and AR still decreases. और तीसरा फॉर्मूला, तीसरा देखो, तीसरा रिलेशन क्या होगा, तीसरा रिलेशन क्या होगा, देखो AR यहां से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो when AR decreases, when AR decrease, sorry, when TR decreases, MR become negative और AR still decreases या falling. लिख लो, when TR decreases, MR will become negative या less than 0, but still falling या decreasing कुछ, ठीक है ना. ओके, तीन रिलेशन हो गया. इसका डायग्राम बना दूं, ठीक है, जगह बनाता हूँ, स्पेस, हाँ स्पेस में भूल गया देना, ठीक है ठीक है, मैं इस बनाता हूँ डायग्राम, यहाँ बना दे रहा हूँ डायग्राम, क्वेश्चन यही वाला है ना, ठीक है, डायग्राम मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये लिख लिया ना तुम लोगों ने. तो जब भी रिलेशन पूछेगा ना, इंट्रो डाल देना, थोड़ा सा इंट्रो डाल करके TR AR और MR को डिफाइन कर देना, और फिर ये टेबल बना देना, और टेबल बना करके फिर रिलेशन फ्रॉम द अबव टेबल द रिलेशन बिटवीन देम, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ठीक है. अगर इतना कर दिया 5 में 5 मिलेगा, और अगर तुमने डायग्राम बना दिया तो खाने के साथ डेजर्ट भी दे दिया एक्स्ट्रा, कि अब मार्क्स मत काटना वरना दिक्कत हो जाएगा. अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, 2 डायग्राम बनेगा, मैं सिंगल बना सकता हूँ, ऐसा बात नहीं है, मैं सिंगल बना सकता हूँ, बट डबल करने से थोड़ा सा चीजें और क्लियर हो जाएंगे. मैं सिंगल बना सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है प्राइस y एक्सिस पर, और x एक्सिस में क्या एज्यूम किया है, क्वांटिटी. ये x एक्सिस में क्वांटिटी, ये ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन हो गया. मैं सिंगल डायग्राम में बोलोगे तो मैं इस जगह पे कन्वर्ट कर दूंगा सिंगल डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं मुझे. AR किस रेट से बढ़ रहा है, सॉरी TR किस रेट से बढ़ रहा है, इनिशियली किस रेट से बढ़ रहा है, इनिशियली बढ़ तो रहा है ना, पर किस रेट से, डिक्रीजिंग. किस रेट से, डिक्रीजिंग. देखो लिखा हुआ ना, when TR increases but at a decreasing rate. 10 के बाद अगर 10 होगा तो कांस्टेंट, 10 के बाद अगर 8 हो गया तो डिक्रीजिंग. तो जब भी डिक्रीजिंग रेट से TR बढ़ रहा है ना, तो अब ये डायग्राम में भी आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा. कैसे दिखाओगे, अगर मैं TR को ये वाला रेट बनाता हूं, ये कौन सा रेट होगा, कांस्टेंट. कौन सा रेट होगा, कांस्टेंट. अगर मैं TR को ये वाला रेट दिखाया, कौन सा रेट होगा, इंक्रीजिंग. और TR को अगर मैं ये वाला रेट दिखाया तो कौन सा होगा, फिर से कुछ लोग बोल रहे 3 तो दिख रहा है बस और कुछ नहीं दिख रहा. देखो ये वाला रेट रहेगा कांस्टेंट, ये वाला रहेगा तो इंक्रीजिंग, ये वाला रहेगा तो डिक्रीजिंग. मैं अब यही बनाने वाला हूँ. अच्छा, TR पहले बढ़ रहा था, अब बाद में 30 के बाद 28 हो गया था, और आगे अगर मैं टेबल कंटिन्यू करूंगा तो 28 बाद 26 होगा, 24 होगा, है ना. तो इसका मतलब TR पहले क्या, पहले बढ़ेगा और बाद में गिरेगा. लेकिन बढ़ तो रहा है पर गिरते हुए बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है पर गिरते हुए बढ़ रहा है, ठीक है. अब इसी चीज को टेबल डायग्राम में दिखाना है. कैसे दिखाओगे, अरे यार एक मिनट, ठीक है ना. ये आपका क्या हो गया, TR. ये आपका क्या हो गया, TR. अब देखो यहाँ से कैसे ये TR होगा, डिक्रीजिंग रेट. कोशिश करना ये ओरिजिन से ड्रॉ करने के लिए, कोशिश करना ये ओरिजिन ड्रॉ करने, ठीक है. अब स्क्रीन पे थोड़ा ड्रॉ करने में तकलीफ हो जाता है. अब देखो अगर ये कर्व, सुनो ना, अगर ये कर्व सीधा चला जाता तो क्या होता है, कांस्टेंट. अगर ये सीधा ना जा करके इसके ऊपर से निकल जाता
इंक्रीजिंग। पर देखो ना, ये सीधा ना जा करके धीरे धीरे घट रहा है कि नहीं घट रहा है, देखो। अब बाद में क्या हो गया, फॉल हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां से वो फॉल होना स्टार्ट हुआ है, ये वाला पॉइंट क्या है, डिक्रीजिंग। और इसके पहले वाला पॉइंट क्या है, मतलब ये जो मैंने जिग जैग किया, ये वाला पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग। तो फॉलिंग पॉइंट को मैं एक बार डिनोट करता हूं। ये वाला पॉइंट मेरा है फॉलिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड आर, दैट इज कॉल्ड एम कर दे रहा, एम मतलब मैक्सिमम पॉइंट। एम मतलब कौन सा पॉइंट, यहाँ पे टी आर क्या है, मैक्सिमम। मैं एम दिखा रहा हूँ, मतलब मैक्स नहीं लिख रहा हूँ, एम दिखा रहा हूँ। एम दिखा, एम का मतलब मैक्सिमम पॉइंट। जब टी आर मैक्सिमम है तो एम आर जीरो है, देख लीजिएगा हाईलाइटेड पॉइंट। जब टी आर क्या है, मैक्सिमम, तो एम आर क्या है, जीरो। तो जब भी इस टाइप का कुछ केस आ जाए कि एक मैक्सिमम है और दूसरा क्या है, जीरो, तो वहीं से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, स्केल लेना, स्केल लेना, और वहीं से क्या करना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, डॉट डॉट करके। डॉट डॉट क्या करना, परपेंडिकुलर। मैं सिंपली क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ। मैं सीधा लाइन भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई काट नहीं सकता, बट सीधा लाइन देखने में अच्छा नहीं लगता, ये डॉट डॉट देखने में बहुत अच्छा लगता है। तुम लोग सीधा लाइन भी ड्रा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये डॉट डॉट करेगा तो और भी अच्छा लगता देखने में। तो मैंने मैक्सिमम पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, है ना। अब आ जाते हैं थोड़ा रिलेशन में, थोड़ा रिलेशन में जाते हैं। ए आर तो फॉल हो रहा है, एम आर भी फॉल हो रहा है, पर बड़ा भाई कौन है, ए आर बड़ा है ना, उसको ज्ञान है, वो संभल के गिरेगा। छोटा भाई तो अपने आप में हीरो है, वो गिर जाएगा फिर सोचेगा चोट ज्यादा लगा या कम लगा है। आया बस सामने। तो ए आर भी गिरेगा और एम आर भी गिरेगा, लेकिन तेजी से कौन गिरेगा, एम आर। तो एक चीज देखो यहाँ पे, ध्यान से ना, अगर मैं इसी डायग्राम को उल्टा कर दूं, इसी टेबल को अगर मैं उल्टा कर दूं, उल्टा कर दूं, देखा ध्यान से, ये चार है, ये चार है, चार से कितना हो गया, पांच। और ये क्या था, माइनस टू, माइनस टू से कितना हो गया, जीरो, तो कितना बढ़ा, दो बढ़ा। अरे माइनस टू से जीरो हो गया तो कितना बढ़ेगा, दो बढ़ेगा। अब आप बताइए, ये पांच से कितना हो गया, छह, एक बढ़ा। और ये जीरो से कितना हो गया, दो, तो कितना बढ़ा, दो बढ़ा। अच्छा, ये छह से कितना हो गया, सात, कितना बढ़ा, एक। और ये दो से कितना हो गया, चार, कितना बढ़ा, सात से कितना हो गया, कितना बढ़ा, एक। चार से कितना हो गया, छह, तो दो बढ़ा ना, दो बढ़ा। इसका मतलब अगर वो गिरेगा भी तो, अगर गिर रहा है तो ए आर कम, ए आर थोड़ा सा गिर रहा है और एम आर ज्यादा गिर रहा है। और जब बढ़ भी रहा है तो ए आर थोड़ा सा बढ़ रहा है और एम आर ज्यादा से बढ़ रहा है, यही ना। ठीक है, अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये ए आर तो बढ़ रहा है, ए आर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या ए आर जीरो हुआ है, ए आर कभी, एवरेज कभी जीरो नहीं होता, एवरेज कभी जीरो नहीं होता, कभी नहीं होता। एवरेज इनडिफाइन हो सकता है पर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो एवरेज कभी जीरो नहीं होगा, तो जो जीरो नहीं होगा उसको कभी भी ओरिजिन से टच मत करवाना। अगर तुम यहां से ऐसे करके ओरिजिन से टच करा दिया मतलब क्या हो गया, अगर तुम यहां से ऐसे टच करा दिया ओरिजिन से तो मतलब क्या हो गया, ए आर जीरो हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम चीज कर रहा हूँ। ये कौन सा कर्व है मेरा, ए आर कर्व है, कौन सा कर्व, ए आर। अब देख रहा छोटा भाई कमाल, छोटा भाई कौन है, एम आर। ए आर तो बढ़ रहा है, ए आर वन बढ़ा था, ए आर एक कदम चल रहा है, छोटा भाई दो कदम चल रहा है ना। तो ए आर तो बढ़ रहा है पर उसके पहले से कौन बढ़ जाएगा, एम आर। तो ए आर का ऑलमोस्ट डबल क्या होगा, एम आर होगा ना। तो एक चीज यहाँ पे देखना, पहले से कौन आ गया, एम आर। आयोसन है, तो ये क्या हो गया, ए आर तो बढ़ रहा है, बोल रहा वैसे ही बनेगा, ऐसे ही बन सकता, मैं बता रहा हूँ, ये ए आर एम आर का बता रहा हूँ मैं। अरे ऐसे ही बन सकता, वैसे ही बन सकता, अभी मैं दिखा रहा हूँ तुमको। मतलब जब ए आर और एम आर का बोलेगा तो तुम इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग वाला भी बना सकता है और डिक्रीजिंग वाला बना सकता हो। तो ये मैंने कौन सा बनाया है, ये इंक्रीजिंग वाला बनाया। अभी इसका एक वर्जन होता है, डिक्रीजिंग वाला वर्जन होता है, जो तुमको मोनोपोली चैप्टर में काम आएगा। दोनों सही है, मैंने क्या बोला, स्टेबल का दो वर्जन है, एक वर्जन है डिक्रीजिंग और एक वर्जन है इंक्रीजिंग। तो अभी मैंने इंक्रीजिंग वाला बनाया है, अब इसके बाद मैं क्या बनाऊंगा, डिक्रीजिंग। तो एक डायग्राम आपका ये हो गया, क्या हो गया, देखो ध्यान से। ये जो टी आर था,
ये जो टी आर था, अब बोलना जब टी आर मैक्सिमम था, ये जो एम आर है वो एम आर ओरिजिन से टच कर रहा है कि नहीं टच कर रहा है? देखिए ना, यही तो एम आर कर्व है। तो ये एम आर कर्व ओरिजिन से टच कर रहा है कि नहीं टच कर रहा है? कब टच कर रहा है? ये टच कर रहा है कब? जब टी आर क्या है? मैक्सिमम है। अब आप देखो, जब टी आर बढ़ रहा था, जब टी आर बढ़ रहा था, ठीक है, तो अब एक्चुअल में रीजन क्या है कि ये डायग्राम क्यों सही नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये डायग्राम क्यों सही नहीं है। रीजन इसके पीछे, जब आपसे पूछेगा ए आर एम आर का रिलेशन, ध्यान सुनना, जब आपसे पूछेगा ए आर और एम आर का रिलेशन, तब तो आपका ये डायग्राम सही है। लेकिन जब आपसे पूछेगा टी आर ए आर और एम आर का रिलेशन, तब ये डायग्राम मत बनाना। क्या होता है, स्टूडेंट ना दोनों पढ़ के आता है। स्टूडेंट पढ़ता है भैया टी आर और एम आर का रिलेशन, एम आर और ए आर का रिलेशन, और टी आर और एम आर और ए आर तीनों का रिलेशन पड़ता है। और तीनों में जो डायग्राम बनाने का तरीका है वो क्या है, अलग अलग है। आया समझ? तो तुम कंफ्यूज ना हो, मैं इसलिए पहले गलत बना करके तुम्हारी कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूँ। जब भी टी आर ए आर और एम आर, इसको अपने बोलते बड़ा रिलेशन, तो जब बड़ा रिलेशन बोलेगा ना, तो ये वाला डायग्राम मत बनाना, गलती हो जाएगा। लेकिन जब ए आर और एम आर का रिलेशन पूछे, तब ये डायग्राम सही है। तब ये डायग्राम क्या है, सही है। मेरा बात समझ रहे हो ना? लेकिन जब तीनों का रिलेशन पूछे, टी आर का भी पूछे, ए आर का पूछे और एम आर का पूछे, तब वो कैसे बनेगा, अब मैं तुमको दिखा रहा हूं। टेबल कहां, इसको याद करने का तरीका क्या है? टेबल कहां से स्टार्ट हुआ था? फॉलिंग करने से ना? बोलो ना, टेबल कहां से स्टार्ट हुआ था? फॉल करने से। यहाँ भी जो डायग्राम बनेगा वो भी कहां से बनेगा? फॉल करने से बनेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी मैं दो डायग्राम बनाऊंगा ए आर एम आर का। एक बार बोलोगे आप सीधा बना रहे हो, और फिर एक बार बोलोगे उल्टा बना रहे हो। तो सीधा कब बनेगा? सीधा मतलब इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग तब बनेगा जब ओनली ए आर और एम आर का पूछेगा। और डिक्रीजिंग वाला कब बनेगा? जब तीनों का पूछेगा, टी आर ए आर और एम आर का। समझ गए ना? चलो अब मैं तुमको बना के दिखा रहा हूँ। क्योंकि यही वाला पोर्शन मैंने थोड़ा, अब देख रहा ध्यान से। अच्छा, कुछ लोग को लग रहा है सर आपको नहीं आता, ठीक है भाई, नहीं आता। आपको सिखाने के लिए अगर मेरे को गलती करके सिखाना पड़ रहा है तो ज़्यादा याद रहेगा। मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट टाइम बनाता है ये चीज़, तो ये चीज़ आप उतना रिमेंबर नहीं रखते। लेकिन एक बार मैंने गलत बना दिया ना, दिमाग में धक्का पड़ा, अच्छा गलत हो गया, अब तो सही क्या होगा? तो अब आप 2 मिनट सोचोगे इसके बारे। तो ये वाला पोर्शन ना, मतलब ये एक्चुअली मैंने अपना टीचर सीखा था। मेरे जो टीचर है ना, वो ऐसे ही करते, जो मैं प्रोफेशनल पढ़ रहा था, सीए पढ़ रहा था, सीएस, तो ऐसे ही करते थे। कुछ कुछ क्वेश्चन गलत पढ़ाते थे। बोले बेटा पता सही है गलत है। बोले सर गुरु है, ठीक ही पढ़ाई होंगे। बोला बेटा गुरु भी गलत हो सकता है, लेकिन तुमको समझाने के लिए हम लोग गलत बना रहे हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि ये डायग्राम में कंफ्यूजन आता है बच्चों का, कि भैया एक बार फॉलिंग कब बनेगा और एक बार इंक्रीजिंग कब बनेगा। इंक्रीजिंग बनता है जब ए आर और एम आर का पूछता है, और फॉलिंग बनता है जब तीनों का पूछता है। याद रहेगा एक चीज, ओके। अब मैं फॉलिंग बना रहा हूँ। अब एक बार आ जाओ रिलेशन में, एक बार आ जाओ रिलेशन में। ए आर फॉल किया 1 से, एम आर कितने से फॉल किया? 2 से किया ना? एम आर फॉल किया 1 से, सॉरी ए आर फॉल किया 1 से, एम आर फॉल किया 2 से। चलो, ये आपका क्या है? ए आर। अरे कंटिन्यूअस फॉल कर रहा था ना, ये आपका क्या है? ए आर। अच्छा, ए आर अगर 1 से फॉल करेगा, तो एम आर 2 से फॉल करेगा, जल्दी तेजी से फॉल कर रहा है। देखो ध्यान से, स्टार्ट हुआ दोनों 10 से, तो ये 10 से 9 हो गया, ये 8 हो गया। ये 9 से कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये 8 से कितना हो गया? 6 हो गया। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का क्या है? सेम है ना? अब यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम रखना पड़ेगा। लेकिन ऑलमोस्ट एम आर इसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। एम आर इसका क्या हो जाएगा? ठीक है ना? अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मैच करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ रहा है ना, तो तब थोड़ा सा रुको, तो मेरे को मार्क कर लेने दो। तुम लोग भी एग्जाम में ऐसे बनाना, यहाँ से ना मार्क करके पहले पॉइंट बना लेना, पहले पॉइंट बना लेना, और कोशिश करना इस पॉइंट से ही टच करा के जाने के लिए। मैं टच कराया कि नहीं टच कराया? टच करा के ऐसे, ये हो गया, क्या हो गया? एम आर।
ऐसी स्केल पेंसिल को टच करा के फिर आगे करना। अब देख लो ध्यान से, ए आर भी फॉल कर रहा है, एम आर भी फॉल कर रहा है, पर ज्यादा कौन फॉल किया? एम आर। ए आर तो फॉल किया, एम आर ज्यादा फॉल हो गया। अब रिलेशन देख लो, जब टी आर मैक्सिमम था तो एम आर यहाँ पे टच करा नहीं, टच करा था। और कोई भी चीज अगर यहाँ पे टच करेगी तो किसके बराबर होगी? ओरिजिन के बराबर होगी। तो ओरिजिन मतलब क्या होता है? जीरो, है ना। तो अब तीनों रिलेशन को फटाफट देखते हैं कि टी आर बढ़ तो रहा है, पर किस रेट से बढ़ रहा है? डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम ए आर भी फॉल कर रहा है और एम आर फॉल कर रहा है, पर कौन तेजी से फॉल कर रहा है? एम आर फॉलो कर रहा है। तो पहला रिलेशन प्रूफ हुआ कि व्हेन टी आर इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, बोथ ए आर एंड एम आर फॉलिंग। देखो दोनों फॉल कर रहा है, पर ज्यादा तेजी से कौन फॉल कर रहा है? एम आर। इसलिए देखो ये एम आर वर्जन यहाँ पे आया। क्लियर हुआ? सेकेंड रिलेशन क्या था? व्हेन टी आर इज मैक्सिमम, मतलब इस वक्त की बात हो रही है, एम आर विल बी नेगेटिव, मतलब सॉरी एम आर विल बी जीरो, एम आर विल बी जीरो, और ए आर स्टिल फॉलिंग। और तीसरा क्या था? व्हेन टी आर डिक्रीजेस, व्हेन टी आर डिक्रीजेस एम आर विल बी नेगेटिव, एम आर विल बी नेगेटिव, ए आर स्टिल फॉलिंग। प्रूफ हो गया ना? ठीक है। तो ये था, यहां तक है आपका पहला रिलेशन। यहाँ पे आपका कौन सा है? ये वाला कौन सा? सेकंड वाला है। और ये वाला कौन सा है? थर्ड वाला। ठीक है ना? बना लो डायग्राम, ये कॉपी घर में आराम से बनाओ घर पे। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। अब वो एम आर ए आर वाला दिखा दूंगा, रिलेशंस बिटवीन द एम आर और ए आर। उसके पहले थोड़ा सा, अभी थोड़ा को तुम लोग का एनर्जी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ जो बचा हुआ एनर्जी है ना, मैं इसके लिए यूज कर लूँ। फिर वो एम आर और ए आर करके क्लास क्लोज कर दूंगा। खत्म है, ऑलमोस्ट चैप्टर डन है। भी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि आपको तीन डायग्राम बना, तीन चीज प्रूफ करना है। पूरा डायग्राम में क्या हो रहा है? सिर्फ फॉल हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ फॉल हो रहा है। लेकिन जब आपसे पूछेगा ना ओनली एम आर और ओनली ए आर, तो आपको फॉलिंग भी दिखाना पड़ेगा, इंक्रीजिंग भी दिखाना पड़ेगा, और मैक्सिमम भी दिखाना पड़ेगा। तीनों केस दिखाना पड़ेगा। नहीं, आधा नहीं होगा, तीन एंगल्स दिखाना पड़ेगा। वो मैं दिखा रहा हूँ कैसे होगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना कि तुम लोग एक कुछ दिखना है क्या? सूचन क्या बोला था? हो गया ना? ठीक है। अब तुम लोग को ना मैं थोड़ा सा जो बचा हुआ एनर्जी मैं इसके लिए यूज कर ले रहा हूँ। रिलेशन क्या पूछा? रिलेशनशिप बिटवीन ए आर, एम आर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं जब सेमेस्टर वन में था, मतलब हम लोग का सेमेस्टर नहीं था, हम लोग का ईयर था, फर्स्ट ईयर। साल में एक बार एग्जाम होता था कैलकुलेट यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो हम लोग के टाइम पे ये क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका था, ऑलरेडी 3 बार पूछ चुका था। तो हम लोग को लगा 3 बार तो पूछ चुका, चौथा बार नहीं पूछेगा। चौका मार दिया, चौथे बार भी क्वेश्चन पूछ लिया। तो उस दिन हम लोग समझ में आ गए, इसको पढ़ना ही है, इसको पढ़ना ही है, इसको पढ़ाना भी है, कभी भी पूछ सकता है। एक टाइम पे सीयू का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, ए आर, एम आर और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो इनका जो रिलेशन है ना, इनका जो रिलेशन है, कैसे इसका आंसर लिखना? सबसे पहले ए आर, एम आर और इलास्टिसिटी डिमांड में बताना। क्या लिखना? ए आर, एम आर closely related to the elasticity of demand. This relation is help to understand how change in price and quantity sold affect the firm's revenue. कैसे प्राइस को चेंज करने से फर्म के रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है। देखो तुम लोग इतना तो जानता है कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो थोड़ा प्राइस बढ़ा दो, कमाने का मौका ज़्यादा होगा। और डिमांड अगर कम हो रहा है तो थोड़ा सा प्राइस कम कर दो, है ना, जिससे क्या है, डिमांड मेंटेन होगा। सिंपल बिजनेस रूल है। वही चीज बोल रहा है कि जब हम लोग ए आर, एम आर और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मैथमेटिकल वर्जन निकालते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि कैसे प्राइस के चेंज होने से रेवेन्यू बढ़ रहा है और घट रहा है। प्राइस के चेंज करने से रेवेन्यू बढ़ रहा है और घट रहा है। तुमको ना पहले मैं मैथमेटिकली प्रूफ करता हूँ, मैथमेटिकली मैं प्रूफ करता हूँ। कैसे प्रूफ करूंगा? देखो ध्यान से। as we know that as we know that mr इक्वल टू ए आर, मतलब क्या? प्राइस। अरे ए आर का दूसरा नाम क्या है? प्राइस। तो मैं ए आर ना लिख कर क्या लिख देता हूँ? प्राइस लिख देता हूँ, इनटू ई माइनस 1 अपॉन
ये फॉर्मूला होता है, ये इनके बीच में क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगर अब कोई बोलता है कि सर ये फॉर्मूला प्रूफ करो, अगर कोई बोलता है ये फॉर्मूला प्रूफ करो, जिस दिन इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उस दिन ये फॉर्मूला प्रूफ कर दूंगा, उसके पहले नहीं, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ाना भी है बात समझे। तो एम आर इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू इलास्टिसिटी माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी, ठीक है ना। अब अगर मैं लिखता हूँ व्हेन इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, ये मान के चल रहे हैं, हम लोग मान के चल रहे हैं कि इलास्टिसिटी क्या है, 1 है। अच्छा, इलास्टिसिटी 1 कब होती है, इलास्टिसिटी 1 को इन केस ऑफ यूनिटरी गुड्स, जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना क्वांटिटी में चेंज हुआ, यही ना। तो हम मान के चल रहे हैं कि प्राइस और क्वांटिटी में इक्वल चेंज हो रहा है। तो जब इलास्टिसिटी 1 है तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा वो देखो, ध्यान से देखना। एम आर इक्वल टू, यहाँ लिख दिया प्राइस, और जहां जहां इलास्टिसिटी है उसके जगह पे क्या लिख दूंगा, 1, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1। एम आर इक्वल टू, अगर मैं एलसीएम लेता हूं 1 माइनस 1 माइनस 1, यही ना। एम आर इक्वल बी, अब आप बताओ 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, और 0.1 क्या होगा, 0, और मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा, 0। लेकिन दिखा देते हैं, कुछ लोग बोलेंगे आपको नहीं पता। तो एम आर इक्वल टू क्या होगा, अच्छा तुम बताओ ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, और 0 से अगर पी में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0। तो अल्टीमेटली वर्जन आंसर क्या आएगा, 0। अब जो बोल रहा हूँ वही पे वही फोकस करना। जब इलास्टिसिटी 1 थी, जब इलास्टिसिटी 1 थी तो एम आर क्या था, 0। जब इलास्टिसिटी 1 थी तो एम आर क्या था, 0। जब इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगा तो एम आर 0 से ज्यादा होगा। ये बेस पकड़ लो ना, ये बेस पकड़ लो ना, ये बेस है कि जब भैया इलास्टिसिटी 1 थी तो एम आर क्या था, 0। जब इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगी तो एम आर 0 से ज्यादा होगा। जब इलास्टिसिटी 1 से कम होगी तो एम आर 0 से कम होगा। यही रिलेशन है, यही रिलेशन है। अपने को देखो यहाँ पे लिखो क्या है, जब इलास्टिसिटी 1 थी, देखो ध्यान से, जब इलास्टिसिटी क्या थी, 1 थी, एम आर क्या था, 0। जब इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा थी तो एम आर 0 से ज्यादा था। और कोई भी चीज अगर 0 से ज्यादा है वो क्या होती है, पॉजिटिव। कोई भी चीज अगर 0 से ज्यादा है वो क्या है, पॉजिटिव। तो एम आर पॉजिटिव, एम आर क्या है, पॉजिटिव। अच्छा, ए आर पे मैं आ रहा हूँ, ए आर पे मैं आ रहा हूँ, टेंशन मत लो, अभी मैं इलास्टिसिटी और एम आर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जब इलास्टिसिटी 1 से कम थी, लेस देन 1 थी, तो एम आर 0 से कम होगा। एम आर क्या होगा, जो चीज 0 से कम होता है क्या होता है, नेगेटिव। तो तुम लोग को ना होपफुली एम आर और ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रिलेशन समझ में आ गया होगा कि जब इलास्टिसिटी 1 था तो एम आर 0, जब इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा तो एम आर 0 से ज़्यादा, और जब इलास्टिसिटी 1 से कम एम आर 0 से कम, यही ना। और जो चीज़ 0 से कम है वो नेगेटिव, जो चीज़ 0 से ज़्यादा वो क्या है, पॉजिटिव। अच्छा, अब एक चीज़ और पूछा था, रिलेशनशिप बिटवीन ए आर, एम आर एंड इलास्टिसिटी डिमांड। तो इलास्टिसिटी डिमांड और एम आर हो गया, अब ए आर की बात करते हैं। ए आर की बात करेंगे पुराना डायग्राम में, इस डायग्राम में जितना पूछूंगा आंसर देना। एम आर जब पॉजिटिव था, जब एम आर पॉजिटिव था, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, तुम लोग समझना, यहीं पे मैं लिखूंगा, तुम लोग समझना। बोला जब इलास्टिसिटी 1 थी तो एम आर क्या था, अरे बोलो ना, एम आर क्या था, 0। एम आर क्या था, 0। जब इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा थी, एम आर क्या था, मतलब पॉजिटिव था ना, एम आर क्या था, पॉजिटिव। 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव। जब इलास्टिसिटी 1 से कम थी, एम आर क्या था, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब 0 से कम। आ जाते हैं यहाँ पे, बस एम आर को ही पकड़ना है। एम आर पॉजिटिव कम है, एम आर पॉजिटिव कब है, ये एम आर कर्व है ना, ये एम आर कर्व है जो ओरिजिन के पहले है। ये मेरा ओरिजिन है ना, ओरिजिन मतलब 0, तो उसके ऊपर में क्या है, पॉजिटिव, और इसके नीचे में क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है, 0। अब फोकस करना, ये वाला जो पोर्शन है,
ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, पॉजिटिव, बोले ना ये क्या है, पॉजिटिव। और ये वाला पोर्शन क्या है, जीरो, वो क्या है, जीरो। और ये वाला सॉरी, ये वाला पोर्शन क्या है, नेगेटिव, यही ना। तो मैं अब जो लिख रहा हूँ तुम लोग खुद ही से बना लेना। नीचे वाला है नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर वाला क्या है, पॉजिटिव। बताइए जब एम आर पॉजिटिव है, जब एम आर क्या है, पॉजिटिव है, तो इस केस में ए आर क्या हो रहा है, सॉरी इस केस में ए आर क्या हो रहा है, फॉल। जब एम आर नेगेटिव है तब भी ए आर फॉल हो रहा है, जब एम आर जीरो है मतलब यहाँ पे, तब भी ए आर फॉल हो रहा है। तो बोलो सर रिलेशन क्या बना, यही ना, रिलेशन क्या बना। एक्चुअल में रिलेशन बनता है तुम्हारा, टेबल बनाए थे, टेबल बनाए थे ना, टेबल के अकॉर्डिंग रिलेशन बनेगा। कर्व के हिसाब से तो कुछ नहीं बना पाओगे, लेकिन जो टेबल था उस टेबल के अकॉर्डिंग तुम बना पाओगे। अब कैसे टेबल में आना, ये डायग्राम समझा तुम लोग, अब टेबल पे आ जाओ। टेबल था यहाँ पे, यही था टेबल ना, कहाँ था टेबल, नीचे था टेबल, अच्छा टेबल नीचे था, सॉरी। अब आ जाओ, एम आर जीरो, एम आर जीरो कब होगा, देखो ध्यान इसी टेबल देखना, एम आर जीरो कब है, एम आर जीरो यहाँ पे है ना। जब एम आर जीरो है, जब एम आर जीरो हो तो ए आर क्या है, एम ए आर क्या है, सिक्स ना, सॉरी सॉरी ए आर क्या है, पाँच, है ना। और जब एम आर नेगेटिव है, ए आर क्या है, फोर। और जब एम आर पॉजिटिव है, जब एम आर पॉजिटिव है तो ये क्या है, सिक्स। अब इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, बस फोकस कर लेना। आ गया यहाँ पे, नहीं नहीं, यहाँ पे जो इफेक्ट ऑफ ये लिखो, देखो एम आर इज पॉजिटिव लेस देन ए आर, एम आर इज पॉजिटिव लेस देन ए आर। एम आर पॉजिटिव कब था, एम आर पॉजिटिव कब था, देखो यहाँ से, एम आर पॉजिटिव कब था, जब जीरो के पहले था, जीरो के पहले था। अब देखना मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ये तो एम आर पॉजिटिव है ना। अब इसके पहले देखना ना, ये एक से, ये सात से क्या हुआ था, अरे बोलो ना, ये सात से क्या हुआ था, छह, ये क्या होता, चार से दो, कौन बड़ा था, नहीं यहाँ पे फॉल कौन किया जाता, फॉल, फॉल एम आर हुआ ना, तो जो ज्यादा फॉल किया वो छोटा होगा, और जो कम फॉल किया वो बड़ा होगा। तो जब एम आर पॉजिटिव था, एम आर पॉजिटिव था ये इसके पहले, तो अब आप देख लो ये छह से कितना हुआ, सात, ये चार से कितना हो गया, दो हुआ है ना। तो ये ज्यादा फॉल किया, सॉरी ये ज्यादा फॉल किया, ये कम फॉल किया, तो जो कम फॉल किया वो बड़ा होगा, और जो ज्यादा फॉल किया वो छोटा होगा। यही बात यहाँ लिखा था कि जब एम आर पॉजिटिव था, देखो ना, जब एम आर पॉजिटिव था तो लेस देन क्या था, ए आर, ए आर से छोटा था, मतलब ए आर बड़ा था और एम आर क्या था, छोटा था। अब एम आर क्या हो गया, जीरो, तो ए आर स्टिल डिक्रीजेस, और एम आर नेगेटिव तो ए आर स्टिल डिक्रीजेस, यही इसका रिलेशन हुआ, ठीक है ना। एक्चुअली मैं डायग्राम वाला पोर्शन क्यों बनाऊं, एक स्टूडेंट मेरे को ना पिछला बैच में पीछे पड़ गया, तो हमको डायग्राम से सीखना है, हमको टेबल से नहीं सीखना। तो मुझे लगा उसी टाइप का कोई नमूना इधर बैठा होगा, जो ऐसा अजम्पशन होता, हम जब दोनों बता देते हैं तो डायग्राम में अगर पकड़ने गया ना तो कुछ नहीं पकड़ पाएगा। देखो मैंने क्या बोला, हर चीज के पीछे कोई लॉजिक है, तो आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि हर लॉजिक सेम ही होगा, मेरा बात समझा ना। तो अगर तो बोलोगे नहीं हमको ये डायग्राम से सीखना है, तो डायग्राम से मैंने बोला कुछ सीख पाए डायग्राम से, तो ये वाला जो पोर्शन है एक्चुअल में किससे सीखोगे, टेबल से सीखोगे। तो जब एम आर पॉजिटिव था तो जीरो के पहले, और जीरो को पहले में देखना ए आर भी गिर रहा था और एम आर गिर रहा था, पर ज्यादा तेजी से कौन गिर रहा था, एम आर। तो जो ज्यादा तेजी से गिरेगा वो छोटा होगा, और जो धीरे से गिरेगा वो बड़ा होगा। तो ए आर बड़ा हो गया और एम आर क्या हो गया, छोटा हो। सच बोलना समझ में आ रहा, ठीक है। अब लास्ट वाला डायग्राम, एम आर और ये तो ईजी है। तो कोई डायग्राम बनाए थे ना, अगला डायग्राम बनाए थे ना। अच्छा अब एक रिलेशन बनाना बता रहा हूँ तुम लोग को, लास्ट वाला, बस ये वाला रिलेशन। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। साइन तेरा ब्रेकअप हुआ, तेरा ब्रेकअप हुआ रिसेंटली, हुआ है, दिक्कत हो रहा है रिलेशन से सुन के, नहीं हो रहा ना दिक्कत, क्योंकि हम तेरा शकल देखा है। जब मैं रिलेशन वर्ड बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, अभी तो तोड़ के आए हैं। अच्छा नीचे कौन मुंडी किया था बेटा, मैं मुंडी ऐसे नीचे कर देख रहा था।
अच्छा टाइम देख रहा था, मुझे लगा शायद उसको तकलीफ हो रहा बार बार मैं रिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ये इसका रिलेशन देखते हैं। अच्छा ये 10 से क्या हो गया 9, ये 10 से क्या हो गया 8। ठीक है, ये 9 से कितना हो गया 8, और ये 10 से 8 से कितना हो गया 6। तो अगर मैं नेगेटिव वर्जन देखूं, मैं फटाफट बता रहा हूँ 2 मिनट में खत्म करना। अगर मैं नेगेटिव वर्जन बताऊं तो ये 1 गिर रहा है और ये 2 गिर रहा है, तो ज्यादा तेजी से कौन गिर रहा है, एमआर गिर रहा है। तो पहला रिलेशन क्या हो गया, पहला रिलेशन क्या हो गया बताओ ना, पहला रिलेशन क्या हो गया, व्हेन ए आर फॉल एम आर इज लेस देन ए आर, क्योंकि जो ज्यादा तेजी से फॉल करेगा वो छोटा होगा और जो धीरे से फॉल करेगा वो बड़ा होगा। तो पहला रिलेशन हो गया कि जब ए आर फॉल किया तो एम आर भी फॉल किया, जब ए आर फॉल किया तो एम आर भी फॉल किया, पर ज्यादा तेजी से कौन फॉल किया, एम आर। तो एम आर लेस देन ए आर, जो ज्यादा फॉल करेगा वो छोटा होगा, जो कम फॉल करेगा वो बड़ा होगा। तो ए आर लेस देन एम, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे ना पता है ये जो प्राइस है, अगर ये प्राइस ना यहाँ पे मैं 9.5 करके लेता, अगर ये 9 होता और ये 8.5 होता और अगर ये 8 होता, अगर इस टाइप से मैं टेबल बनाता यहाँ पे, तो जो मैं थर्ड वाला जो मैं सेकंड वाला बताने जा रहा हूँ वो परफेक्ट होता, पर वो टेबल ऐसे बना नहीं है। तो एक काम कर रहा हूँ, मैं डायग्राम बनाता हूँ और डायग्राम से मैं कोशिश कर रहा हूँ रिलेशन समझाने का, ठीक है ना। क्या बोल रही, ठीक है। ये क्या हो गया ए आर, और इसके ऊपर क्या एम आर आएगा, आएगा एम आर आएगा रिलेशन प्रूफ करने के लिए, आएगा ना। चलो देखो, जब ए आर फॉल किया, देखो ना जब ए आर फॉल किया, ज्यादा फॉल कौन करता है, एम आर। तो देखो एम आर उसके पहले ही फॉल कर गया, तो इसका उल्टा वर्जन क्या होगा कि जब ए आर बढ़ेगा तो एम आर उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। और जब ए आर मैक्सिमम था, जब ए आर क्या था मैक्सिमम था, तो एम आर किसको टच कर रहा था, ए आर को। तो जहां पे टच कर रहा था वहां पे दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये वाले पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पर ए आर और एम आर दोनों क्या है, बराबर हैं, ठीक है। और ये वाले पॉइंट पर, नेगेटिव वाले पॉइंट पर, सॉरी नेगेटिव वाले पॉइंट पर ए आर ग्रेटर देन एम आर, है ना। और ये वाले पॉइंट पर क्या होगा, एम आर ग्रेटर देन ए आर। देखो ना, तो कैसे लिखोगे एग्जाम में, व्हेन ए आर इंक्रीजेस, यही तो ए आर है ना, तो कैसे लिखोगे, व्हेन ए आर इंक्रीजेस एम आर ऑल्सो इंक्रीजेस बट एम आर ग्रेटर देन ए आर, समझ गया ना। व्हेन ए आर इज मैक्सिमम देन इट विल बी इक्वल टू एम आर। और अब ये लिखोगे, व्हेन ए आर फॉल्स एम आर इज ऑल्सो फॉल, बट कौन ज्यादा तेज से फॉल किया है, एम आर, बट एम आर लेस देन ए आर, या ए आर ग्रेटर देन एम आर, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग का जो क्लासेस होगा ना, सुनो ध्यान से, क्लासेस कल तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैं सेम 2 का कल क्लास लूंगा, बड़ा क्लास लूंगा, हम लोग का एग्जाम है ना, नवंबर से एग्जाम है। आप लोगों का क्लासेस कल तो क्लास लूंगा नहीं, सैटरडे को तो वो है धनतेरस है, संडे ऐसी छुट्टी रहता है, तो दिवाली बाद ही क्लास होगा, ठीक है ना। ओके।